बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय हिंद किसान भाइयों, खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तसर रेशम उद्योग के बारे में, साथ ही साथ उसके लाभ और उसकी महत्ता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं अनुदानित पशु आहार। मछली पालकों को अनुदान पर नाव और नेट देने की है योजना। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा माधवी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% का अनुदान उपलब्ध है। मछली पालक भाइयों के लिए तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य अनुदान पर साधारण नाव, मोटर चालित नाव या नेट ले सकते हैं। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार 30,000 रुपये अनुदान देगी। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपये है। सरकार इसमें 4,05,000 रुपये अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गेहूं में रथुआ नामक बीमारी लगती है। इस रोग के कारण पत्तियों से हरियाली खत्म होने लगती है और पौधों का बढ़वार रुक जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। गेहूं में रथुआ रोग लग जाए तो पत्तियों पर पीली रंग की धारियां दिखने लगती हैं। उसे छूने पर उंगलियों पर पीले रंग के पाउडर लग जाते हैं। रथुआ कवक जनित रोग है और ज़्यादा नमी के कारण पनपता है। इससे बचाव के लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करें। इसके अलावे कृषि विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित दवा का उपयोग करें। किसान बंधु, गेहूं के फसल में जो मुख्य यहाँ पर बीमारी है वो है रतुआ रोग है। ये रतुआ रोग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो पत्ती पीले हो जाते हैं और पीले होने के बाद उसका बढ़वार रुक जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रोपिनेम है 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना कर अगर इसका छिड़काव कर देते हैं, 1 से 2 छिड़काव करने पे ये बीमारी से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं और उत्पादन बेहतर ले सकते हैं। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए अभी से लेकर फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी और ऑल ग्रीन की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फुट स्प्रेयर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फूलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें।
बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनेस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 18रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। है और अब वादे के मुताबिक तसर रेशम उद्योग के बारे में। तसर की खेती जो है हमारे झारखंड के किसान भाई बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री इसका काफ़ी योगदान रहता है तसर रेशम उद्योग में। इसकी महत्ता क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं, विस्तृत जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं। तो चलिए जानकारी लेने के लिए सीधा आप सभी को लिए चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जोत सिमट रहे हैं, ऐसी स्थिति में कई तकनीकों को विकसित किया गया है ताकि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। इन्हीं में से एक है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तसर उद्योग में एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अपर्णा कोपरप्पू। डॉक्टर अपर्णा कोपरप्पू केंद्रीय तसर अनुसंधान इसका नगरी में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री आज की तारीख में बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि एग्रो फॉरेस्ट्री, ये टर्मिनोलॉजी इस तरह का उपयोग है। एग्रो फॉरेस्ट्री हम कैसे समझें कि क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसे तकनीक है जिसमें आप बहुत सारे छोटे छोटे खेती के रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को एक जगह एकत्रित करते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट का मतलब आप समझते हैं कि उसमें जंगल है, बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पेड़ है जिससे हमको बहुत एग्रीकल्चर तरीके से फायदा मिल सकता है। तो ऐसा पेड़ जब लगाते हैं, बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे जगह खाली जगह रहता है जिसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसको इस्तेमाल करके और अपने किसानों का आय बढ़ाने का तकनीक है एग्रो फॉरेस्ट्री। बिल्कुल। तो मैडम, जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े पेड़ लगते हैं, उसके बीच में हम खेती कर सकते हैं, मूल रूप से एग्रो फॉरेस्ट्री यही है। हाँ। तो जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, उसको जब हम तसर उद्योग से जोड़ते हैं, तसर रेशम से जोड़ते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को हम उससे किस तरह से जोड़ सकते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे मैंने बताई थी, बड़े पेड़ों के बीच में जो जगह है उसको खेती करके उससे और लाभ प्राप्त करने का है। जैसे तसर है, ये रेशम उत्पादन करने का एक प्रक्रिया है। तो इसमें ये जो कीड़े होते हैं जो रेशम बनाती है, उनके लिए खाने के तौर पे वो खाद्य पौधों में उनको छोड़ते हैं। वो जो इंसेक्ट है, वो कीड़े जो है, वो उन खाद्य पौधों के पत्ते को खा के अपना वो बड़े होते हैं और उसके बाद रेशम बनाते हैं। तो ये पेड़ जो है अर्जुन, आसन और जारुल, ये 3 प्रकार के पेड़ों को इस्तेमाल करके तसर रेशम उत्पादन करते हैं। तो ये पेड़ जहाँ जो हम लोगों का रिकमेंडेड है वो 10 फीट बाई 6 फीट की दूरी पर लगाते हैं। मतलब जो रोज में लगाते हैं, एक रो और दूसरी रो के बीच में 10 फीट का अंतर रहेगा, एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में 6 फीट का दूरी रहेगी। तो इस बीच में जो जितने जगह है, उस जगह पे आप जैसे जिस टाइम पे तसर की कीट पालन करते हैं, उसी टाइम पे साथ साथ और भी दूसरे फसलों को उगा के उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो अनाज वाले पौधे होते हैं, उसमें से आप रागी लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं उस बीच वाले जगह पे। और दलाने फसलों में आप उड़द, मूंगफली, ये सब चीज़ें उसमें उसी टाइम पे उगा सकते हैं। जब तसर की कीट पालन करते हैं, उसके साथ साथ आप इस पौधों का भी, इस क्रॉप का भी देखभाल आप कर सकते हैं। तो आपको सेम टाइम, उतने ही समय में आपको दुगना लाभ मिलने का चांस रहता है। बिल्कुल। और जब छाया ज़्यादा रहता है तसर के उस प्लांटेशन में, उस टाइम पे आप अदरक या हल्दी ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं जो कम
मतलब रोशनी ज्यादा में धूप भी की जरूरत नहीं पड़ती है जिससे। कम रोशनी में भी अच्छे से आपको फसल दे सकते हैं। तो मैडम जैसा आपने बताया कि इसमें अर्जुन, आसन और जरूल के हम पेड़ लगा सकते हैं, तो जैसे कोई किसान अभी शुरू करता है तो उनको जब लगाना होता है तो वो कितने समय के अंतराल में वो पेड़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे? आप अर्जुन या आसन जब पेड़ लगाते हैं, आपको पहली बार कीट पालन करते तक 4 साल का गैप रहेगा। 4 साल मतलब आज आप पेड़ लगाएंगे, 4 साल के बाद आपके लिए प्लॉट तैयार रहेगा कीट पालन के लिए। उस बीच में भी आप जैसे जारुल लेते हैं, जारुल 2 साल में तैयार हो जाता है। इस बीच में भी आप जहां आपने पेड़ लगाए हैं, उस बीच के जगह में आप अपना हर साल का क्रॉपिंग कर सकते हैं। जो फसल मैंने बताई वो साथ साथ आप उस एरिया को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। खासकर जब दलहनी फसल लगाएंगे वो आपको तसर के लिए भी, तसर के पौधों के लिए भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करती है और आपके क्रॉप को भी, क्योंकि आपको इतना लैंड एरिया मिल रहा है तो आप वो उस क्रॉप से भी आप लाभ पा सकते हैं। बिल्कुल। अर्जुन और आसन के बारे तो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो जानते हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। जरूल के बारे में आपने नया बताया, जो किसान भाई पहली बार जुड़े। जरूल अभी हम लोग टेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद वैसे अभी तक तो अर्जुन के बराबर का उसका भी एफिशिएंसी है, वो चल रहा है इस तरह से। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री करें, आपने बताया कि कई तरह की फसलें हैं जो लगाई जा सकती है, जिसमें दलहनी फसलें भी हैं और कई तरह की जो मसाले वाली फसलें हैं, हल्दी वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर किसान भाई ज़मीन चाहते हैं कि किस तरह की ज़मीन में हम एग्रो फॉरेस्ट्री करें, तो उसके लिए क्या सुझाव होगा? किस तरह की ज़मीन जो है वो बेहतर मानी जाती है उसके लिए? आप जो रेगुलर खेती करने वाले ज़मीन में भी आप पेड़ लगा के उस बीच में आप रेगुलर के जैसे खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कुछ बंजर भूमि रहते हैं जिनको आप खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ऐसे जगहों पे प्लांटेशन करने से, ये पेड़ लगाने से वो मिट्टी का वो स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसके बाद आपको वो नॉर्मल ये जो अभी फसलें बताई, पहले नॉर्मली नहीं कर पाते होंगे तो भी ये प्लांटेशन लगाने के बाद उसको आप शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीके से वेस्ट जो जाने वाला ज़मीन है उसको भी आप कन्वर्ट करके खेती से, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से आप उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये इसलिए कह रही हूँ कि जब बड़े वाले पेड़ लगाते, खासकर जो तसर वाले पेड़ लगाते हैं, उसमें आपको जो ये सर्दियों के मौसम में बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं। बिल्कुल। वो जो लिटर है वो आपके मिट्टी के साथ मिलके जो पहले खराब मिट्टी का हालत था उसको बदल जाते हैं, बदलते कहने हैं। का मतलब यह है कि अगर शुरू नहीं किए हैं तो बंजर वाली जमीन में पहले पेड़ लगा लेना चाहिए। हाँ, पेड़ लगाने से उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो उसके बाद वो खेती के लिए भी तैयार हो जाता है। उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। और आजकल बहुत आपने सुना होगा पर्यावरण के लिए जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन है, जितना पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए हम जितना हरा भरा इस लैंड को कर सकते हैं उतना करना है। तो ये वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके एग्रो फॉरेस्ट्री में करने से एक तो आपको वो हरा भरा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, उसके साथ साथ आपका कमाई भी हो जाएगा। तो ये जो हम पौधा लगाते हैं, अर्जुन, आसन या जरूल, जो भी हम पौधा लगाते हैं, 4 वर्षों के अंतराल में ये बड़ा होता है। देखभाल में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे हम मान लीजिए कि अभी एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं शुरू किए हैं, हमारे पास बंजर भूमि है, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इन पौधों को लगा रहे हैं, तो अगर उसका देखभाल हमको करना होगा तो किन बातों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए? तसर के पौधे जो है इसमें एक खासियत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें इरिगेशन देने की जरूरत नहीं होती। ये रेन फेड है, मतलब बारिश के जितने पानी है उतने में वो अच्छे से आ जाते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि सिंचाई की जरूरत होगी तो फिर मुश्किल होगी। हाँ, क्योंकि 1200 से 1400 मिलीमीटर बारिश तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन वो बहकर निकल जाती है। तो ये पेड़ लगाने से स्टार्टिंग में जब आप पेड़ पौधारोपण करते हैं उस टाइम पे गोबर खाद देना ज़रूरी होता है। उस टाइम पे उसका ध्यान रखने से, और हर साल जितना हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं नाइट्रोजन
यूरिया, फास्फोरस वगैरह फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेशन देते हैं, उसके साथ जो गोबर खाद है वो देना ज़रूरी है। इतना बस ध्यान रखने से काफ़ी हद तक आपका पौधे ठीक ठाक से आ जाएंगे। उसके साथ साथ बीच में जो ये कचरा वगैरह उगते हैं वो सब साफ सफाई करके उसके आसपास का जगह साफ सुथरा रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे पेड़ तैयार हो जाता है हमारा, उसके बाद कई बार ऐसा होता है उसमें खुद ही एक हम कीड़ा को ही रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह का बाहरी कीड़ा का प्रकोप हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक है उससे फिर कीड़े को नुकसान हो सकता है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? इसमें आपके अगर दूसरे कीड़े का प्रकोप रहता है तो ज़्यादा तक ये अपना जो सिल्कवर्म है उसके साथ मैच करने का कम रहता है। तो पहले से उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का जो रिकमेंडेशन है वो कुछ दिन, जैसे आज कीट पालन आपको शुरू करना है, आपको 20 दिन पहले एक बार पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट देने से आपका प्लॉट जो है, प्लांटेशन जो है तैयार हो जाता है। आप और दूसरे कीड़े का इंसिडेंस भी कम रहता है। नहीं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है मैडम कि जैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो हम अपने खेतों में जो पौधा लगा रहे हैं उसमें भी कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो पौधे लगाए, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पौधा बड़ा, इस बीच में भी कुछ खेती का काम अगर वो शुरू करना चाहें तो वो उनके लिए क्या आप ये देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे? अगर मान लीजिए कि 4 साल में वो पूरा हो रहा है, आपने बताया कि वो लीटर गिरा, वो भूमि की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वो लीटर जो है, एक चीज़ आप कर सकते हैं, या तो उसको साइड में निकाल के कंपोस्टिंग करके वापस उसमें मिट्टी में डाल सकते हैं, या उसी में छोड़ने से भी धीरे धीरे वो वहीं पर डिकम्पोज होके आपको मिट्टी जो है वो अच्छा हो जाता है। इस बीच में आप जो नॉर्मल उससे पहले तक जो खेती कर रहे थे, धान बस हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा रखना पड़ता है। बाकी कोई भी दलानी फसल या जो मसाले वाली फसलें वो ले सकते हैं। क्योंकि आपको पौधे जब छोटे रहते हैं तब काफी कैनोपी वगैरह नहीं रहता है, उतना शेड नहीं होता है, उतना धूप अच्छे से आता है। तो नॉर्मल कोई भी फसल जो उस क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के जो गर्मी है उसके हिसाब से आप फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बार जैसे तैयार हमारा जो पेड़ है वो तैयार हो गया, उसमें हमने कीड़ा डाल दिया, और वो कितने समय के बाद वो फिर तैयार हो जाएगा? वो कीड़ा से हमारा रेशम निकलना कब तक शुरू हो जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण, किसान भाई चाहते हैं क्योंकि आमदनी शुरू होनी चाहिए। जी, अर्जुन या आसन में जब कीड़ा छोड़ते हैं, जो इस जो 2 सीजन होते हैं, जो पहला क्रॉप है वो बारिश के मौसम में जुलाई से शुरू होता है, जो दूसरा है वो सितंबर में शुरू होता है। तो कोई भी एक साल में एक ही क्रॉप आप ले पाएंगे। अच्छा, दोनों क्रॉप नहीं लिया जा सकता? दोनों क्रॉप आपको वो पत्ता दोनों क्रॉप के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी एक क्रॉप लेते हैं। तो उसके बाद फिर बाकी पूरे साल आपके लिए जमीन है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो मतलब खाली जमीन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो चाहते हैं ये करना, एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनके पास जमीन भी है। जब एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में सोचते हैं, सिर्फ फसल के बारे में नहीं, सिर्फ खेती नहीं, आप जो फॉडर क्रॉप्स है, मतलब जिस जानवरों को चारा के रूप में जो इस्तेमाल होते हैं, वो भी इसमें साथ साथ बीच में लगा सकते हैं, ताकि आपका जो गाय है, भैंस या ये गोट्स वगैरह होते हैं, बकरी वगैरह, उसके लिए ज़्यादा वो मिलेगा, फॉडर मिलेगा। दूर दराज के इलाके में बहुत सारे किसान भाई रहते हैं, और हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, या उनको जानकारियों का बहुत अभाव रहता है। ऐसे में अगर वो किसान भाई एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ योजना वगैरह भी चलाई जा रही है? कुछ सरकार के द्वारा उनको सहायता भी मिल रही है? ये जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी एक क्रिएट किया गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारे मॉडल्स गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसके मतलब आप उनको अप्रोच करने से वो लोग खुद ही आपके लैंड के हिसाब से, आपके ज़मीन के हिसाब से वो मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो MG नरेगा आपने सुना ही होगा, उसके अंतर्गत, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, उसके अंतर्गत बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट
एग्रो फॉरेस्ट्री को देने के लिए तैयार है। और वेस्ट लैंड कन्वर्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट में अलग से फंड रहता है जिसमें वेस्ट लैंड को आप कन्वर्ट करा सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो कोई किसान भाई अगर इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? मान लीजिए कि हम खेती करना चाहते हैं, हमको तसर के संबंध में बहुत जानकारी नहीं है, हमको ये जानकारी चाहिए, तो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तसर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, और उनके यूनिट्स भी है बहुत सारे, जैसे दुमका में है, बारीपादा में है, ऐसे बहुत सारी जगह पे उसका यूनिट्स भी है। तो वो सब जगह जाके आप जहाँ हमारा यूनिट है वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, आके वहाँ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर कोई भी किसान प्रशिक्षण लेना चाहता है तो आपके साथ कैसे जुड़ेगा? जो इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट है, डायरेक्ट वहाँ जाके पता कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वो अच्छा। जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा उनका कांटेक्ट नंबर देने से उनको इंटीमेट किया जाएगा। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? यही है कि आप खेती तो करते ही, इतने साल से करते आ रहे हैं, उससे जितना आपको लाभ मिल रहा है, उससे जितना आय मिल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको दुगना तिगुना करने के लिए जितना ये सब तकनीकी यूज़ करके, एग्रो फॉरेस्ट्री खासकर यूज़ करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि तसर ऐसी चीज़ है जो कमर्शियल क्रॉप है, तो उसके साथ साथ आपके घर का जितना दान वगैरह चाहिए, जितना दाल चाहिए, वो सब आप अपनी ही खेती में इस तसर के साथ साथ उसको उगा सकते हैं। तो और उससे आप ज़्यादा आय भी कमा सकते हैं। मतलब खेती भी कर सकते हैं और उसके साथ अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करने के लिए, एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इससे जुड़ें, ज़मीन को बंजर न रखें, एक ही ज़मीन से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी खेती अच्छी हो, फसल लहलहाए, आपसे चाहेंगे इजाज़त। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, नमस्कार, जोहार।